दोस्तों आप सबका स्वागत है अपने चैनल डूअर में। और दोस्तों यहाँ पे मैं आज उन बच्चों के लिए वीडियो लाया हूँ जो कि पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं। कहने वाला अगर वो एम फार्मा फर्स्ट ईयर में भी हैं दोस्तों, तो भी वो इस फॉर्म को भर सकते हैं और आराम से कहीं पे भी प्रोफेसर बन सकते हैं, और या फिर उसके साथ साथ आप जेआरएफ भी ले सकते हो। तो दोस्तों इसमें दो चीज़ें रहती हैं, आपकी मेरिट के अनुसार आप वहाँ पे जूनियर रिसर्च फेलोशिप भी ले सकते हो, और अगर आपकी मेरिट कम रहती है तो आप वहाँ पे एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर सेलेक्ट होगे, जो आपकी यूजीसी की यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, इनमें बहुत अच्छी सैलरी मिलती है। तो चलिए दोस्तों, पहले मैं आपको शो कर देता हूँ कि इसमें कहाँ पे मास्टर्स इन फार्मेसी मांगा गया है। जो बच्चे बी फार्मा के हैं वो भी ध्यान दीजिएगा, ये मत सोचिएगा कि ये आपके काम का नहीं है, क्योंकि आगे चल के दोस्तों आपको भी ये चीज़ करना है। क्योंकि आप जैसे ही एम फार्मा में जाते हैं दोस्तों, आपके मन में हमेशा ये चीज़ रहता है कि आगे कहाँ कहाँ पे हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, जहाँ से हम एक अच्छी स्कॉलरशिप 30,000 से 40,000 के बीच में स्कॉलरशिप कहाँ से हम प्राप्त कर सकते हैं। तो एक तो आपका CSIR हो गया, जो मैंने आपको बता चुका है, और दूसरा दोस्तों ये होता है सबसे बड़ा UGC नेट। तो इसमें भी आपके पास काफ़ी ढेर सारी सीटें होती हैं, और यहाँ से भी दोस्तों आप JRF निकाल सकते हो। तो दोस्तों हम यहाँ पे पहले देख लेते हैं कि हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे है कि नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे है लिस्ट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट सब्जेक्ट, और आप देख सकते हो दोस्तों कि मास्टर्स ऑफ फार्मेसी यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसका कोड यहाँ पे 11 दिया है। आप जब फॉर्म भरते हो तो यहाँ पे कोड भरना होता है। तो मास्टर्स ऑफ फार्मेसी जो हैं वो बच्चे एलिजिबल हैं। और मैं ये भी आपको बता दूँ दोस्तों कि यहाँ पे एम फार्मा ज़रूरी नहीं है कि आपका कंप्लीट हो गया हो तभी आप भर सकते हो। ये कहा जाता है इसमें, इनकी कंडीशन ये है कि अगर आप UGC नेट भर रहे हो तो आप 2 साल आपको दिया जाता है कि आप वहाँ पे अपना जो पोस्ट ग्रेजुएशन है उसको कंप्लीट कर लें। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जो एम फार्मा फर्स्ट ईयर में बच्चे हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, आपका निकल जाएगा। तो आपके पास 2 साल है वहाँ पे ये कंप्लीट करने के लिए। तो दोस्तों ये है आपका UGC नेट, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। और दोस्तों ये आपका जून और दिसंबर में होता है। तो अभी दोस्तों ये मई 2021 का हो चुका है, तो नेक्स्ट जो आने वाला है दोस्तों वो आपका दिसंबर 2021 का आएगा। तो दोस्तों इसकी मेन पॉइंट्स मैं आपको समझा देता हूँ, ताकि जो दिसंबर का फॉर्म आएगा वो आप उसे गलती से भी ना छोड़ें, उसको आप जल्दी से भर दें। एक चीज़ तो यहाँ पे क्लियर हो गई है दोस्तों कि आप वहाँ पे एम फार्मा कर रहे हैं या कर चुके हैं, या अगर आप PhD भी कर चुके हैं दोस्तों, तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं और JRF वहाँ पे ले सकते हैं। तो ऐसे करके दोस्तों आपका फॉर्म आता है, यहाँ पे डेट्स वगैरह दी होती हैं, डेट ऑफ एग्जामिनेशन, ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन दोस्तों 180 मिनट्स का, मीन्स 3 आवर्स का होता है, पेपर 1 और पेपर 2। तो 2 पेपर आपके होते हैं। टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन फर्स्ट शिफ्ट या सेकंड शिफ्ट। तो फर्स्ट शिफ्ट आपका 9 बजे सुबह से लेकर 12 बजे तक, और सेकंड शिफ्ट आपका 3 बजे से लेकर 6 बजे तक का होता है। तो दोस्तों आपको कहाँ पे सेंटर मिल रहा है वो आपके एडमिट कार्ड पे होता है। वेबसाइट दोस्तों आपने देख ही ली होगी, www.nta.ac.in, उस पर आप जा सकते हो और खुद भी वहाँ से देख सकते हो। लेकिन इसके पहले दोस्तों ये वीडियो लास्ट से ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बहुत सी चीज़ें क्लियर कर दूंगा, क्योंकि प्रॉस्पेक्टस इनका बहुत बड़ा होता है और कन्फ्यूज़न भी बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए आप लास्ट तक बने रहिए, और आपका यहाँ पे बहुत सा जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो कन्फ्यूज़न है, वो यहाँ पे क्लियर कर दूँगा मैं। तो दोस्तों यहाँ पे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के बारे में बताया गया है कि अब कब खुली है एट्सेट्रा। UGC में जितने आपकी यूनिवर्सिटीज़ होते हैं, जो वहाँ पे आपने असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह देखे होंगे, तो दोस्तों वो इसी के थ्रू बनते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा है 3.1 पॉइंट पे, UGC नेट इज़ अ टेस्ट टू डिटरमाइन द एलिजिबिलिटी ऑफ इंडियन नेशनल फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड जूनियर रिसर्च फेलोशिप एंड असिस्टेंट प्रोफेसर। तो 2 तरह का इसमें कैटेगरी होता है दोस्तों, जो कि आपके मेरिट के आधार पे होता है, एज के आधार पे होता है, असिस्टेंट प्रोफेसर, और एक होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप एंड असिस्टेंट प्रोफेसर। कहने मतलब आप असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में एब्जॉर्ब भी होते हैं और आपको वहाँ पे JRF भी मिलता रहेगा, और एक होता है कि आप वहाँ केवल असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में एब्जॉर्ब होते हैं। अब दोस्तों बहुत सी हमारे देश में स्कॉलरशिप हैं जो इस एग्ज़ामिनेशन के थ्रू ही मिलती हैं। तो अगर कोई बच्चा
बाकी स्कॉलरशिप भी लेना चाह रहा है, जैसे कि नेशनल फेलोशिप फॉर शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट या नेशनल फेलोशिप फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस, मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप फॉर माइनॉरिटी स्टूडेंट, तो उसके लिए भी दोस्तों ये यूजीसी नेट का एग्ज़ाम ही उसे देना पड़ेगा, कोई अलग से एग्ज़ामिनेशन नहीं होता है। दोस्तों मोड ऑफ एग्ज़ामिनेशन, तो मोड ऑफ एग्ज़ामिनेशन दोस्तों आपका ऑन स्क्रीन मीन्स कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। टेस्ट विल कंसिस्ट ऑफ 2 पेपर्स और कोई भी ब्रेक नहीं होगा पेपर्स के बीच में। तो पहला पेपर दोस्तों आपका 50 क्वेश्चन का होता है, 100 मार्क्स का, और पहले पेपर में आपका आता है कुछ क्वेश्चन रहेंगे रिगार्डिंग एसेस द टीचिंग रिसर्च एप्टीट्यूड ऑफ द कैंडिडेट। इट विल प्रिमरली बी डिज़ाइन टू टेस्ट रीजनिंग एबिलिटी रहेगा, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन रहेगा, आपका जनरल अवेयरनेस रहेगा, तो इस पे क्वेश्चन रहते हैं आपके। और सेकंड पेपर दोस्तों आपका 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स का होता है। तो जो सब्जेक्ट आप वहाँ चूज़ करते हो, जिसमें आपको यहाँ पे JRF या जिस पे आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, उस सब्जेक्ट को जब आप फिल करते हो तो उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे 100 क्वेश्चन आते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कि एम फार्मा वाले वहाँ पे कौन सा सब्जेक्ट भर सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न, अगर आप गूगल में भी दोस्तों इसको सर्च मारोगे तो आपको इसका एक रिलायबल आंसर नहीं मिलेगा। लेकिन मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि यूजीसी नेट के द्वारा आप कौन सा सब्जेक्ट वहाँ पे भर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आपको किसी चीज़ का सिलेबस देखना हो तो यहाँ पे सिंपली आप क्लिक करना, इन्होंने दोस्तों दे रखा है जहाँ पे आप किसी चीज़ का भी सिलेबस देख सकते हो, इंग्लिश और हिंदी में। तो यहाँ आप देखो दोस्तों जनरल पेपर ऑन टीचिंग, सोशियोलॉजी, फिजियोलॉजी, तो बहुत से सब्जेक्ट हैं। क्योंकि जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं दोस्तों, आप जानते होंगे कि वहाँ पे आर्ट्स के सब्जेक्ट होते हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं, तो उन सब के लिए वहाँ पर फैकल्टी मेम्बर्स चाहिए होता है, तो वो यहाँ पर पेपर्स दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो जिसमें भी आपको करना है। आपको दोस्तों जो करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि दोस्तों आप इसमें देख सकते हो कि बहुत से सब्जेक्ट हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आप सिंपली सर्च करोगे कि आपको फार्मेसी का सब्जेक्ट मिल जाए, तो दोस्तों यहाँ पे फार्मेसी का सब्जेक्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको एक अलग सब्जेक्ट होता है, मेडिसिन का सब्जेक्ट होता है, उससे आप यहाँ पे अपनी PhD भी कर सकते हो, मीन्स JRF भी कर सकते हो, साथ साथ आप असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन सकते हो उस सब्जेक्ट में। और बच्चों को नहीं पता होता है दोस्तों, तो इसकी वजह से ये फॉर्म वो लोग छोड़ देते हैं, सोचते हैं कि हमारा इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है। दोस्तों 81 नंबर पे आप देख सकते हो सोशल मेडिसिन एंड कम्युनिटी हेल्थ, तो ये सब्जेक्ट है जो आपको भरना रहता है। आप यहाँ पे मास्टर्स करने के बाद इस पे आप असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन सकते हो, या फिर आप साथ ही साथ अपनी PhD भी कैरी ऑन कर सकते हो ऐसा जूनियर रिसर्च फेलोशिप। तो दोस्तों ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये चीज़ आपको कोई नहीं बताने वाला। इसलिए दोस्तों अगर आपसे कोई पूछे कि यूजीसी नेट आप किस सब्जेक्ट में कर रहे हो, तो आप कहिएगा कि हम जो कर रहे हैं यहाँ पे वो दोस्तों सोशल मेडिसिन एंड कम्युनिटी हेल्थ पे कर रहे हैं। अब चलिए हम लोग वापस चलते हैं और एक बार जल्दी से प्रॉस्पेक्टस को देख लेते हैं। फिर दोस्तों मीडियम क्वेश्चन पेपर जो रहेगा आपका वो इंग्लिश और हिंदी दोनों पे रहेगा। मार्किंग स्कीम जो रहेगा, ईच क्वेश्चन में आपको 2 नंबर दिए जाएंगे और करेक्ट रिस्पॉन्स के लिए 2 नंबर्स आपको वहाँ पे अवार्ड किए जाएंगे। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है फॉर इनकरेक्ट रिस्पॉन्स के लिए, तो इसे ध्यान रखिएगा, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और कोई भी क्वेश्चन, अगर आप कोई क्वेश्चन का वहाँ पे आंसर नहीं करते हो तो उसके लिए आपको कोई मार्क्स वहाँ पे नहीं मिलेंगे। अगर कोई क्वेश्चन वहाँ पे गलत पाया जाता है, क्वेश्चन अगर गलत पाया जाता है, ठीक है, ड्यूरिंग द की चैलेंज, तो ओनली दोज कैंडिडेट्स हु हैव अटेम्प्टेड द क्वेश्चन एंड चूजन वन ऑफ द करेक्ट आंसर वुड बी गिवन द क्रेडिट। तो केवल वही बच्चे जिन्होंने इस क्वेश्चन को किया है उसका उन्हें बेनिफिट मिलेगा, ना कि सारे बच्चों को हमें बेनिफिट दिया जाएगा। तो एक अच्छी बात है कि आप कोई क्वेश्चन का चैलेंज करते हो जहाँ पे आपको लगता है कि मैंने आंसर सही दिया है लेकिन क्वेश्चन वहाँ पे गलत है, ठीक है, तो वहाँ पे जितने बच्चों ने भी किया होगा दोस्तों वो ऑटोमेटिकली उन बच्चों को फुल मार्क्स वहाँ पे अवार्ड हो जाएंगे। अब दोस्तों इसका क्वालिफाइंग मींस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों जनरल, अनरिजर्व, जनरल, EWS कैंडिडेट्स को एटलीस्ट 55% मार्क्स चाहिए होगा मास्टर डिग्री में और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय UGC, ठीक है। और बहुत से यहाँ पे ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनको यहाँ पे रियायत बरती गई है, ठीक है, तो एक्सेप्शन है वो लोग, तो आगे लिखा हुआ है। फिलहाल आपके लिए दोस्तों ये चीज़ ज़रूरी है कि मास्टर्स डिग्री में आपके 55% मार्क्स होने चाहिए।
और दोस्तों उसमें भी कैटेगरी अगर आप देखो तो जो ओबीसी वगैरह कैटेगरी है, ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, उनके लिए 50% मार्क्स होने चाहिए इन मास्टर्स डिग्री, तो वो लोग इस एग्जामिनेशन को दे सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि दे हैव पास देयर मास्टर डिग्री और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद एटलीस्ट 55% marks. Such candidates who are pursuing the master degree equivalent course or candidates who have appeared for their qualifying master degree examination whose result is still awaited, candidates whose examination have been delayed may also be apply for the test. However, such candidates will be admitted provisionally. तो ये लाइन दोस्तों ध्यान से पढ़िएगा कि such candidates will be admitted provisionally and shall be considered eligible for award of JRF या eligibility for assistant professor only after they have passed their master degree. तो जब आप पास कर लोगे दोस्तों तो वहाँ पे आपको अवार्ड किया जाएगा, ठीक है। जो JRF मीन्स स्कॉलरशिप होती है दोस्तों, वो तभी आपको मिलेगी जब वहाँ पे आप अपना रिज़ल्ट सबमिट कर देंगे। सच कैंडिडेट्स मस्ट कंप्लीट द मास्टर डिग्री इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद इन 2 years। तो 2 साल के अंदर आपको एग्जामिनेशन वहाँ पे अपना क्लियर करना होगा और डिग्री वहाँ पे सबमिट करनी होगी। इसलिए दोस्तों मैं कह रहा हूँ कि जो बच्चे आपके सेकेंड सेमेस्टर में, अगर आप ऐसा देखो कि मास्टर्स डिग्री में अगर 4 सेमेस्टर आप मान लो, तो अगर जो सेकंड सेमेस्टर में बच्चे हैं वो भी इस एग्जामिनेशन को दे सकते हैं क्योंकि वहाँ पे उनका रिज़ल्ट आ सकता है। लेकिन जो बच्चे आपके एम फार्मा के फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो दोस्तों उनके लिए जो फर्स्ट सेमेस्टर की अगर बात करें तो मुश्किल है क्योंकि तब तक आपका रिज़ल्ट नहीं आ पाता है, ठीक है। तो कुल मिला के ये है कि 2 साल के अंदर आप वहाँ पे अगर प्रोड्यूस कर देते हो अपना डिग्री तो वहाँ पे आप एलिजिबल हो जाओगे। एब्जॉर्ब तो आप हो जाओगे लेकिन JRF वगैरह आपको नहीं मिलेगी। इसलिए दोस्तों JRF वगैरह लेने के लिए आप वहीं पे तभी एलिजिबल होगे जब वहाँ पे आप 2 साल के अंदर प्रोड्यूस कर दोगे अपना डिग्री। फिर दोस्तों यहाँ पे बाकी चीज़ें भी लिखा हुआ है कि जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर है या जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप एंड असिस्टेंट प्रोफेसर है, वो दोनों डिपेंड करता है ऑन द परफॉर्मेंस ऑन द कैंडिडेट्स इन बोथ पेपर्स, ठीक है। तो दोनों पेपर मैंने जैसे आपको बताया कि मेरिट के आधार पे वहाँ पे आपको JRF भी मिलेगा। जो बच्चे मेरिट पे नहीं है दोस्तों वहाँ पे उनको JRF नहीं मिलेगा, ठीक है। और जो वैलिडिटी पीरियड होगा दोस्तों JRF का वो 3 साल का होगा, तो 3 साल के लिए आपको वहाँ पे मिलेगा। साथ ही साथ फॉर दोज कैंडिडेट्स हु ऑलरेडी जॉइन MPhil PhD डेट ऑफ कंसिडरेशन फ्रॉम द डेट ऑफ ड्यूरेशन नेट रिजल्ट, ये उनके लिए है जो बच्चे पहले से भी कर रहे हैं, तो पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। एज लिमिट तो दोस्तों यहाँ पे 31 ईयर JRF के लिए दोस्तों 31 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। वहाँ पे 5 ईयर्स रिलैक्सेशन दिया गया है OBC नॉन क्रीमी लेयर को, ध्यान दीजिएगा OBC नॉन क्रीमी लेयर ना कि OBC क्रीमी लेयर। तो OBC नॉन क्रीमी लेयर में जो लोग आते हैं उनको 5 साल का रिलैक्सेशन भी दिया गया है, तो आप ऐड कर सकते हो 31 + 5 यानी 36 ईयर्स तक वो लोग एलिजिबल हैं। और जो जनरल कैटेगरी में दोस्तों वो 31 ईयर्स तक है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई भी दोस्तों अपर एज लिमिट नहीं है। आप वहाँ पे एग्ज़ाम देते हो, मेरिट पे आते हो तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वहाँ रिकमेंड किए जाओगे। रिजर्वेशन वैसा ही है कि 15% SC कैंडिडेट्स के लिए है, 7.5% ST कैंडिडेट्स, 27% OBC नॉन क्रीमी लेयर, 10% जनरल EWS के लिए, ठीक है। और 4% है PWD, वो PWD कैंडिडेट्स जो कि 40% से ज़्यादा 40% या उससे ज़्यादा डिसेबल हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा PWD कैंडिडेट्स हो गए, EWS कैंडिडेट्स हो गए, OBC कैंडिडेट्स हो गए, तो इनके पास अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट रहना बहुत ज़रूरी है। फिर दोस्तों यहाँ पे साफ लिखा है कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, तो जो आप सर्टिफिकेट बनाएंगे उसमें दोस्तों जो क्लॉज होने चाहिए वो चीज़ यहाँ पे लिखा है, तो लेटेस्ट होना चाहिए। ये आप सबको पता है, मैं कई बार बता चुका हूँ, फॉर्मेट भी प्रोवाइड करा चुका हूँ कि EWS का फॉर्मेट कैसे होता है, तो उसी फॉर्मेट में होना चाहिए। और OBC का भी दोस्तों हमेशा सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट बनाइएगा, स्टेट लेवल का सर्टिफिकेट नहीं मान्य होता है जब ऑल ओवर इंडिया की जॉब होती है, तो इसलिए दोस्तों आप सेंट्रल लेवल का ही बनाइएगा। फिर दोस्तों चॉइस ऑफ सिटीज़ फॉर एग्ज़ाम सेंटर, तो ये एनेक्सर 3 में दिया हुआ है। तो आप नीचे जाओगे तो बहुत से एग्जामिनेशन सेंटर, हर सिटी में आपको एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पे प्रोवाइड होता है, तो इसके लिए आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आपको अपना मनचाहा सेंटर नहीं मिलेगा। इसमें मैक्सिमम आपका मिल ही जाता है जो आपका चॉइस होता है। फिर दोस्तों और जो मैंने आपको यहाँ पे सारी चीज़ें बताई दी हैं, एक बार आप चाहो तो फिर से नोट डाउन कर लीजिए कि जो NTA की वेबसाइट है वहाँ पे भी दोस्तों अब UGC का आता है नोटिफिकेशन, तो ugcnet.nta.nic.in, इस पे आप जा के अप्लाई ऑनलाइन करिएगा। तो
ये अभी मत करिएगा, अभी दिसंबर में जब फॉर्म होगा तो ऐसे आपको करना पड़ेगा। तो दिसंबर का फॉर्म दोस्तों पहले ही आएगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये मत सोचिएगा कि दिसंबर का फॉर्म दिसंबर में ही आएगा। इसका दोस्तों पेमेंट वगैरह सिंपल है, वैसा ही है, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से आप कर सकते हो। बस ये है कि एप्लीकेशन फॉर्म जब आप दोस्तों सबमिट करोगे और उसके साथ वहाँ पे जो कोई भी आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हो तो दोस्तों वो सब आप सेव करके रखना। साथ ही साथ जब आप वहाँ पे फ़ीस पेमेंट करते हो तो उसका रिसिप्ट भी सेव करके रखिएगा, क्योंकि जब आप काउंसलिंग में जाओगे दोस्तों तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे चाहिए होगी। फिर दोस्तों अगर आप वहाँ पे मिस कर देते हो तो फिर आप अपॉर्चुनिटी भी मिस कर दोगे, तो सारी मेहनत चली जाएगी, इसलिए ऐसा मत करिएगा। दोस्तों मैंने यहाँ पे आपको सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दी हैं। आप नीचे जाओगे इसके तो देखोगे वहाँ एनेक्सर वगैरह है, ये लिस्ट ऑफ नेट सब्जेक्ट्स एंड देयर कोड्स। तो जिनको जिस सब्जेक्ट्स में यहाँ पे करना है, आगे एमफिल करना है, पीएचडी करना है या प्रोफेसर बनना है, तो सारे यहाँ पे दिए गए हैं, आप देख सकते हो। लेकिन दोस्तों जो सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि एम फार्मा कहने वाला फार्मेसी वाले बच्चे किस सब्जेक्ट से करें, तो मैंने आपको बता दिया है कि सोशल मेडिसिन एंड कम्युनिटी हेल्थ में कर सकते हैं, क्योंकि साफ लिखा है कि बच्चे जिस स्ट्रीम के हैं वही करें। इस नोटिफिकेशन में लिखा है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस सब्जेक्ट्स में हैं वो वही करें या उससे रेलिवेंट फील्ड। तो रेलिवेंट फील्ड का मतलब दोस्तों हमेशा होता है आपका कि ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे फार्मेसी मेंशन हो, लेकिन जहाँ पे फार्मेसी का बहुत बड़ा रोल हो। तो अगर आप सारे सब्जेक्ट में देखोगे दोस्तों तो आपका सोशल मेडिसिन एंड कम्युनिटी हेल्थ, तो इस फील्ड से आप कर सकते हो। तो जब आप भरेंगे तो ध्यान रखिएगा कि इस सब्जेक्ट से भरेंगे, क्योंकि और किसी सब्जेक्ट से भरोगे तो दोस्तों वहाँ पर आप पहली बात तो पेपर नहीं सॉल्व कर पाओगे और आपको वहाँ पेपर भी नहीं देने दिया जाएगा। तो दोस्तों ये है आज का वीडियो, और ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर आपको इससे आपको जानकारी मिली हो दोस्तों तो ज़रूर मुझे बताइएगा। इससे मुझे खुशी मिलती है जब आपके कमेंट मैं पढ़ता हूँ, क्योंकि इससे जो मैंने मेहनत की है दोस्तों वो यहाँ पे सफल होती दिखाई देती है। तो दोस्तों ज़रूर मुझे बताइएगा। साथ ही साथ दोस्तों ये चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो हमारा टेलीग्राम है उससे भी जुड़ जाइएगा। बेल आइकन जो प्रेस करिएगा ताकि जो भी वीडियोस दोस्तों हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।